अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। सुबह की सोच में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं नम्रा तारिक। एक बोझ है अवाम के सर पे। सोचिए कि आज 7 तारीख है, तो 12 तारीख बड़ी करीब है। इसमें आप देख सकते हैं, विजुअली आपको ज़रा दिखाते हैं। ये एक शख्स है, एक आम आदमी इसको कंसिडर कर लेते हैं। उसके सर पे जी बोझ है बहुत ज़्यादा। अब ये बोझ आई नो कि ये टैक्सेस का बोझ है। तो ये जो टैक्स का एक नया सिलसिला भी शुरू होने जा रहा है, और जो आई होप सो, वैसे मेरी दुआ है, उम्मीद है कि अल्लाह ना करे कि टैक्सेस का बोझ बहुत ही ज़्यादा हद तक बढ़ा दिया जाए 12 तारीख को आने वाले बजट में। आई थिंक अभी हमारी जो नेक्स्ट एपिसोड होगी सुबह की सोच में, 1-2 प्रोग्राम्स हमारे जो होंगे वो बजट रिलेटेड ही होंगे। तो टैक्सेस का बोझ बहरहाल एक आम आदमी पे इस वक्त बहुत ज़्यादा है। ये तो हो गया टैक्सेस का बोझ, हमारी मईशत का बोझ जो आम आदमी के सर पे है। उसके साथ ही रात में एक और बोझ भी था, वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट हम यूनाइटेड स्टेट्स से नहीं हारेंगे, और इट वॉज सच एन एम्बैरेसिंग मोमेंट। इतना बुरा मोमेंट था ये व्हेन वी एक्चुअली लॉस्ट यूएस से। मैंने खुद भी ये जब मैच देखा है, सीरियसली मुझे पता है हमारी टीम की बहुत सारी वीकनेसेस हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, उसके बावजूद नहीं एक्सपेक्ट किया था कि यूनाइटेड स्टेट्स से भी मैच हारेंगे। इवन जब मैच सुपर ओवर पे चला गया तब भी आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यार शायद अभी कुछ कर लें, बट द वे दे प्लेड इज़ वेरी एम्बेरसिंग और बहुत बुरा है, बहुत बुरी परफॉर्मेंस है। अभी अगर मैं यहाँ पे बैठ के टीवी पे सबको आसरा देना शुरू कर दूँ, दुआएं करो भाई, अपनी टीम हार जीत लगी रहती नहीं लगी रहती, इनकी परफॉर्मेंस बुरी है, हार जीत की बात ही नहीं रही अब। ठीक है, वो कभी हो जाता है, आप 100 में से 10 मैचेस जीतते भी तो है ना, चले 90 हार गए आप। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस का कुछ प्रॉब्लम है, वो डिटेल में प्रोग्राम में आगे जाके हम डिस्कस भी करेंगे। लेकिन बड़ी शर्मिंदगी हुई, और इसी शर्मिंदगी के साथ आज की टॉप स्टोरीज भी शामिल करते हैं कि सियासत में क्या हो रहा है। सियासत में भी अक्सर बड़े कोई शर्मनाक किस्म के केसेस हमारे सामने होते हैं, और उन केसेस की समाअत भी जारी है। केपीके के वजीर आला और गवर्नर भी वैसे आमने सामने एक दूसरे पर इल्जामात के ताबड़तोड़ हमले एक बार फिर से शुरू हो गए। ये क्या सिलसिला हुआ, एक बार फिर से देखेंगे प्रोग्राम में। और नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर कल समाअत हुई। इंपॉर्टेंट केस है, इंपॉर्टेंट समाअत थी, और नैब तरामीम केस में सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती अपीलों पर फैसला भी फाइनली महफूज कर लिए। कल जब ये फैसला महफूज होने की खबर आई, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद फैसला भी सुना दें, लेकिन फैसला नहीं सुनाया गया। एनी हाउ एटलीस्ट महफूज कर लिया गया है। और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो उसमें पाकिस्तान और भारत के दरमियान अब हाई वोल्टेज मुकाबला, और मैं इसको हाई वोल्टेज नहीं कहूंगी और ना मैं इसकी इतनी हाई क्रिएट करने की कोशिश करूंगी, बिकॉज आई नो व्हाट एक्चुअली इज गोइंग टू हैपन। जहाँ यूनाइटेड स्टेट्स से हार गए, तो मैं यहाँ पे बैठ के हम लोग, बल्कि कोई भी पाकिस्तानी इस पॉइंट पे बहुत धुआंधार किस्म की बातें नहीं कर रहा है। खैर, पाकिस्तान के नौजवान है जी, जो पाकिस्तान का फख्र है। आपके आज हम अपनी सोच में मुलाकात करवाएंगे कि ऐसे नौजवान से जिन्होंने अपनी सलाहियतों से, अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करते हुए एक 3D प्रिंटेड रोबोटिक आर्म बनाया है। हाउ डज इट फंक्शन, और उन्होंने इसको बनाया कैसे है, इस पे भी उनसे मिलके उनसे खुद ही पूछेंगे। और उसके बाद आखिर में कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी हैं आज हमारे पास, जो हम आपके साथ शेयर करेंगे जी। सो खैर, कल समाअत हुई नैब तरामीम केस के हवाले से। इंपॉर्टेंट केस है, लेकिन साथ ही एक और मामला है कि केपीके वजीर आला और गवर्नर आमने सामने एक दूसरे पर इल्जामात के ताबड़तोड़ उनके हमले सामने आते हैं। और उसके अलावा भी अगर बात की जाए कल की समाअत के हवाले से, सो अडयाला जेल में होने वाली ये इमरान खान से मुलाकातों की तफसील भी पेश की गई है। वफाकी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई जो दस्तावेजात हैं, उनके मुताबिक इमरान खान से जेल में मुख्तलिफ अफराद की अब तक 105 मुलाकातें हुई हैं। इमरान खान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में वकला तक रसाई ना देने और कैद तन्हाई के बयान के जवाब में हुकूमत ने दस्तावेजात अदालत में जमा करवाई हैं, जिनके मुताबिक इमरान खान से मुख्तलिफ अफराद की मुलाकातों का ये सिलसिला 28 सितंबर 2023 से शुरू हुआ, जो ताहाल जारी है। दस्तावेजात के मुताबिक बानी पीटीआई को अडयाला जेल में 8 माह के दौरान 105 मरतबा मुलाकातें करवाई गई। इंटरेस्टिंगली कुछ और फैक्ट्स भी हैं, खैर वो देखते हैं अभी। बानी पीटीआई से 28 सितंबर 2023 को 6 अफराद ने मुलाकात की। अक्टूबर 2023 में बानी पीटीआई से 43 अफराद ने 12 मुलाकातें की। नवंबर 2023 में बानी पीटीआई से 52 अफराद ने 13 मुलाकातें की। दिसंबर 2023 में उनसे 48 अफराद ने 13 मुलाकातें की, और जनवरी 2024 में 17 अफराद ने 8 मुलाकातें की। फरवरी की बात की जाए
सो उनसे इमरान खान से 73 मुलाकातें हुई हैं और मार्च में 53 अफराद ने 11 मुलाकातें की। अप्रैल 2024 में 54 अफराद ने 15 मुलाकातें की और 56 अफराद ने 13 मुलाकातें की। तो दस्तावेजात के मुताबिक मुलाकात करने वालों में इमरान खान के वकला, उनकी अहलिया बुशरा बीबी, उनकी बहनें और कजन्स वगैरह भी शामिल है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर भी जेल में बानी पीटीआई से मिल चुके हैं और साबिक सदर आरिफ अलवी, साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम और उनके अलावा शौकत खानम और पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और मुतादिद सियासतदानों ने भी जेल में बानी पीटीआई से मुलाकातें की हैं। और कल इंटरेस्टिंगली पिक्चर्स भी सबमिट करवाई गई हैं सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट की जानिब से, जहां पे इमरान खान के इन क्लेम्स जो थे कि कैद तन्हाई है या फिर जो सेल है वो डेथ सेल है या जो भी पॉइंट्स उनके थे, उनको कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए वो तस्वीर शामिल की गई हैं। और उन तस्वीर में आप देख सकते हैं कि व्हील चेयर है और वहाँ पे व्हील चेयर नहीं, चेयर है और कुछ बाकी चीज़ें भी हमें दिखाई देती हैं। उनके खाने भी एक्सरसाइज के लिए, जैसे वो कहते हैं हुकूमत वाले कि भाई जिम है भाई, वहाँ पे तो किताबें हैं, वहाँ पे पूरी पूरी लाइब्रेरी है और उनके ड्राई फ्रूट्स भी हैं। खैर काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन की हैं। बिस्तर के बारे में बात की। पीटीआई का कुछ मुख्तलिफ मौक़िफ़ है। तैमूर मलिक वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे जानते हैं कि हकीकत में क्या मामला चल रहे हैं। तैमूर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तैमूर साहब बताइएगा, सबसे पहले तो मैं जिक्र करूंगी कल की समाअत के हवाले से, जिसमें क्लियरली आप ये मुझे जो मैंने खुद अखज़ किया है, जो कल के दलाइल थी, जो बातचीत थी उससे, कि जुडिशरी ने भी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तरफ का इशारा दे दिया कि हल सिर्फ बातचीत। देखिए, मैं पहले तो मुझे ये बात समझ नहीं आई कि सुप्रीम कोर्ट का अक्सर ये एतराज़ रहता है और उन्होंने ये पिछली दफ़ा ये कहा कि बानी पीटीआई को इसलिए नहीं उनकी लाइव ट्रांसमिशन की गई कि कोई सियासी बात हो सकती है। फिर कल खुद सियासी बातें की। बहरहाल मेरे ख्याल में मुनासिब बात की, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। बनता नहीं है सुप्रीम कोर्ट का कानून से हटके किसी चीज के ऊपर बात करना। बात तो करनी चाहिए। आई थिंक बात तो हम कर रहे हैं और करना चाहते हैं। हम दीगर अपोजिशन जमातों के साथ बैठ रहे हैं। हमारा एतराज जो है, जो बानी चेयरमैन का एतराज है, वो सिर्फ ये है कि जिन्होंने हमारा मैंडेट छीना है, वो स्टोलन मैंडेट के जो मुर्तकिब हैं, उनसे हम बात करने के लिए पहले हम उसके ऊपर तो बात करें। मेरे अपने केस के अंदर जाहिर है 104 वोटों से जो डिफरेंस क्रिएट किया गया, तो नेचुरली अब ये कुछ चीजें तो हैं। सो ये कहना सिर्फ बात नहीं है कि हम बात नहीं करना चाहते, हम बात करना चाहते हैं, बट कुछ असूली मौक़िफ़ के ऊपर करना चाहते हैं। कल की जो हेयरिंग थी वैसे खुशाइन थी कि इमरान खान साहब को सुना गया, दूसरी तरफ से बेंच की तरफ से भी सवाल किए गए, तबसरा किया गया, एक पूरी हेयरिंग हुई, फैसला महफूज हुआ। और इसमें मजेदार बात यह है कि बानी चेयरमैन खुद इससे मुस्तफीद होंगे अगर अगर सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ फैसला करता है। तो बड़ा यूनिक हेयरिंग यूनिक थी। केस है, यूनिक केस है। अगर हमारे नाजरीन के लिए आप वो जो इमरान खान को बात करने का बता रहे, मौका दिया गया, उन्होंने क्या कहा, क्या पॉइंट ऑफ व्यू था उनका, अगर कुछ आसान अल्फाज में हमारे नाजरीन के लिए एक्सप्लेन करना चाहें। उन्होंने, बानी चेयरमैन ने जो कहा, उन्होंने ये बात की कि देखें, ऐसी इंडिविजुअल स्पेसिफिक, यानी कि चंद अशखास को फ़ायदा पहुंचाने वाली जो अमेंडमेंट्स हैं वो हमारे आइन के खिलाफ हैं। और पहले नीचे से जो फैसला आया जिसके खिलाफ हुकूमत अपील में यहाँ आई हुई है, वो यही है कि बहुत सारे सरकारी अफसरों के खिलाफ जो मुकदमात बने थे नैब के, वो ख़त्म हो गए या वो किसी और लॉ के अंदर ट्राई करने के लिए भेज दिए गए। तो ये कहा गया कि ये गलत है। दूसरा, नैब के चेयरमैन को बहुत ज्यादा पावर्स दे दी गई टू डिसाइड थिंग्स, बजाय कि अभी एक कमेटी मौजूद है। सो एक नैब का चेयरमैन जो है, हमें पहले भी ये एतराज रहता है कि वो दूसरों के असर असर के अंदर होते हैं, चलते हैं। सो इस तरह की जो चीजें थी उससे, और फिर अपील का राइट दिया जा रहा था रेट्रोस्पेक्टिवली, यानी कि पहले के मुकदमात में भी। तो उसके अंदर यही चीजें सारी लग रही थी कि ये कुछ अशखास को, सियासी अफराद को मुस्तफीद करने के लिए ये अमेंडमेंट्स बनाई गई हैं। सो हम्म। ये गैर कानूनी है, गैर आईनी है। अब इमरान खान साहब ने ये भी बात की कि देखें, मुझे तो इनका शायद फायदा हो जाएगा मेरे केसेस के अंदर, लेकिन इसमें मुल्क और कौम का नुकसान होगा। सो मैं तो अभी भी ये कह रहा हूँ कि इनको नैब तरमीम को आप मुस्तरद करें और इनको गैर कानूनी, गैर आईनी करा दें। अच्छा ठीक है, फॉर्म 47 वालों से हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ये एक आर्ग्यूमेंट था कल भी इमरान खान का।
अब अगर बात आती है डायलॉग की, मुज़ाकरात की, आपकी लीगल टीम क्या सजेस्ट करती है इमरान खान साहब को कि क्या वाहिद रास्ता है डायलॉग? देखिए, डायलॉग जो है वो तो पार्लियामान में जब हम चले गए तो बात तो हम कर रहे हैं। अब पार्लियामान के को फाल करना जो है, वो जो हुकूमती बेंचेस पे इस वक्त बैठे हुए अच्छा, हैं, चाहे पार्लियामान में जी जी, मैं एक चीज ऐड करती चलूं, पार्लियामान में भी ना, अगर आप वहां का माहौल देखें, वहां कैसे डायलॉग हो रहा है, वहां तो आपको अगर कभी कोई इजलास वगैरह होता है, कोई चीज होती है, तो वहां तो आप वहां लड़ाई झगड़े में पार्लियामान दिखाई देते हैं डायलॉग जी, से ज्यादा। पार्लियामान का सेशन जो है वो पार्लियामान नहीं है जी खाली। जी, बिल्कुल ऐसा ही है, पार्लियामान मैं जस्ट सेइंग। पार्लियामान जी जी, मैं वही कह रहा हूँ, पार्लियामान को फाल करने के लिए जरूरी है कि जो आपकी स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं पार्लियामान की, उनको फाल किया जाए। हम्म वो हम सुनने में आता है कि जी उसके अब फाइनली जाके कुछ के चेयरमैन वो इतने ऑपोजिशन को मिलेंगे, इतने ट्रेजरी बेंचेस को मिलेंगे, लेकिन अभी तक वो कमेटीज को फॉर्म नहीं किया गया, उनकी कॉम्पोजिशन सामने नहीं आई, उनकी मीटिंग शुरू नहीं हुई। अब बजट आ रहा है, फाइनेंस की कमेटी तो आपकी मौजूद नहीं है, आपकी फॉरेन रिलेशंस की कमेटी मौजूद नहीं है। कल पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंसिल का माशाल्लाह मेंबर इलेक्ट हो गया है। अब हम्म ये सारी बातें जब ट्रेजरी और ऑपोजिशन बेंचेस के मेंबरान कमेटी के किसी भी, चाहे वो डिफेंस की कमेटी हो, पब्लिक अकाउंट्स की कमेटी हो, जब उन कमेटीज पे बैठ के पार्लियामान को चलाएंगे, असल कमेटीज का काम है जो पार्लियामान को फाल करता है। सो हम्म वो जब बनेगा तो जाहिर है नेचुरली हर तरफ के, हर जमात के लोग इकट्ठे बैठ के उन कमेटीज में तो काम करेंगे ना। अब जब हमने बात की इस खैबर पख्तूनख्वा सूबे के हकूक की, तो फिर वही वजीर आला जो हैं, जो तनकीद भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो वजीर दाखिला और वजीर तवानाई के साथ बैठे, उन्होंने मीटिंग भी अटेंड की, उन्होंने SIFC की मीटिंग भी अटेंड की। सो आपने जब अदारों को और जो कमेटीज, जो कानूनी और आईनी फ्रेमवर्क मौजूद है, आप उनको फाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली बैठ के बात होनी शुरू हो जाएगी, और उन्हीं चीजों से फिर आगे बात चलेगी। ठीक है। वही मेंबरान कमेटीज के जिनके साथ आपने कल को पॉलिटिकल डायलॉग भी करना है, लेकिन हम अपनी फॉर्म 45 और 47 वाली जो लीगल पोजीशन है उससे तो नहीं हट रहे, ना हट सकते हैं, क्योंकि हम उनके लिए अदालतों में मौजूद हैं। वो उसके ऊपर बात नहीं करना चाहते, तो उनको भी बात करनी चाहिए कि जो हमारे साथ हुआ उसकी दादरसी कैसे होगी। अच्छा सही, अगर बात करें नो कॉन्फिडेंस मोशन की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, आप लोगों का यही पॉइंट है ना कि जो इख्तियारात हैं वो कहीं और है, वो मुक्तदरा कोई और है, मुक्तदरा के पास ही सारे इख्तियारात हैं, तो मुक्तदरा के रोल की वजह से ही PTI की गवर्नमेंट गई, लेट्स कंसिडर दैट। लेकिन उसके बाद भी अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज भी तो इकट्ठी हुई थी ना तहरीक इंसाफ के खिलाफ, मुक्तदरा को सपोर्ट भी तो मिली थी ना वो पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से ही। आज अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग इन मसाइल से बाहर आए, तो डोंट यू थिंक कि फिर भी सोल्यूशन यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज की कहीं ना कहीं पावर है, सो उस पावर को यूज करना चाहिए तहरीक इंसाफ को, आप कम से कम पीपल्स पार्टी के साथ बैठ जाए। पॉलिटिकल पार्टीज की बिल्कुल ताकत है और ताकत होनी चाहिए। हम तो बल्कि कहेंगे सिर्फ जो सियासी जमातें हैं और जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं उन्हीं की ताकत होनी चाहिए, पार्लियामान सबसे बालादस्त होना चाहिए। सो जो आप बात कर रही हैं, बिल्कुल हम दूसरी जो सियासी जमातें हैं जिन्होंने हमारा मैंडेट नहीं छीना, हम उनसे बिल्कुल बात कर रहे हैं, और हम बाकियों से भी शायद कर सकते हैं जिनका आपने कहा। इसको आगे चल के देखना होगा, लेकिन फिलहाल बात यह है कि इन्होंने जिस तरह भी जो पहले किया, हम हमें आज अपना फॉर्म 45 के मुताबिक मैंडेट दे दें इन्होंने जो भी पार्लियामेंट। पहले किया वो पॉलिटिकल पार्टीज की सपोर्ट के साथ ही किया। बिल्कुल, तो हमें भी अब अगर पार्लियामान में अभी अपना मैंडेट मिल जाए, जो हमारा हकीकी मैंडेट है, तो जाहिर है कि पार्लियामान के अंदर फैसले होंगे, ये हुकूमत तो नहीं तो फिर रहेगी। और आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देख रही हैं, वो केस ज्यादा जल्दी से चल रहे हैं, 3 सीटों के, वो सीटें मिल सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने मखसूस नशिस्तों का केस चल रहा है, वो नशिस्तें मिल सकती हैं। हमारे बाकी ट्रिब्यूनल्स में मामला चल रहे हैं, हमारे कोई इस वक्त 170-75 के करीब इलेक्शन पिटिशन हैं नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज की, जो कि अदालतों के सामने है। अगर मिल जाता है तो बिल्कुल मैंडेट चेंज हो जाएगा, नहीं, और अगर हमें मैंडेट नहीं मिलता है, मिल अवाम ने आपको वोट किया है, आपके पास मैंडेट है, इवन आपकी ऑपोजिशन बड़ी स्ट्रांग है, आप इतनी स्ट्रांग ऑपोजिशन है, अगर आप सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ ही बैठ जाते हैं आपकी पोजीशन मजीद स्ट्रांग हो जाएगी। सो आप लोग एडवोकेट कर सकते हैं, जो आपका मैसेज है, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, या जो प्रॉब्लम्स है इवन उनको उनके बारे में बात की जा सकती है। मैं सिर्फ यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि अगर जुडिशरी भी यहाँ बिल्कुल पे इस पॉइंट पे ये कह रही है कि डायलॉग करो, सियासी बातें अगर अदालतों में भी हो रही हैं, तो लेट्स कंसिडर दैट, क्योंकि बात तो पॉजिटिव है। बात पॉजिटिव है, और ये शायद बिल्कुल हो सकता है वक्त आने के ऊपर।
हम तो इस वक्त सिर्फ यही कह रहे हैं कि तो पहले वक्त आप कब आएगा वो तहरीक इंसाफ के लिए, तैमूर देखिए, साहब? पार्लियामान को आप पहले फाल करें। इतने महीने हो गए पार्लियामान को वजूद में आए, लेकिन आपने कमेटीज नहीं बनाई। आप बजट पास करने जा रहे हैं, बजट सेशन शुरू हो रहा है, और आपने फाइनेंस कमेटी तक नहीं है, आपने बजट सामने लेकिन पेश नहीं पीटीआई का वैसे मैंने जो भी कभी किया। बयानात सुने उनमें कभी ये वाला आर्गुमेंट नहीं सुना। मैंने हमेशा सिर्फ ये सुना कि इनके पास इख्तियारात नहीं है, फॉर्म 47 वाले, हम उनसे बात करेंगे जिनके पास इख्तियारात हैं। तो फिर आप मेरे लोग ख्याल या में तो अपना आर्गुमेंट चेंज मेरे कर लें। ख्याल में वो सियासी बयान है। मैं तो खुद कह रहा हूँ, मेरे मेरे साथ जो मेरा जो मुकदमा चल रहा है उसमें दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही। लेकिन अगर बानी चेयरमैन कहेंगे और हमारे वसीतर पाकिस्तान के मफाद में डायलॉग होगा, तो मैं भी बैठने को तैयार हूँगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। मेरे जो मुखालिफ थे, जो अब इस वक्त चेयरमैन सेनेट हैं, यूसुफ रजा गिलानी, उनके साथ भी बैठने को तैयार हो जाऊंगा पाकिस्तान के मफाद के अंदर। लेकिन पहले बात यह है कि पहले वो तो कुछ दिखाएं। वो अगर फाल ही नहीं कर ले पार्लियामान को, वजारतें उनके पास हैं, कमेटीज बनेंगी, तो अपोजिशन का रोल भी आगे चलेगा ना। चलें, और फिर उसके फिर अंदर फिर अपने तहरीक बहुत इंसाफ के जो तरीका है। साथी हैं उनको प्लीज बताइएगा कि असल प्रॉब्लम पार्लियामान का है, तो पार्लियामान का ही नैरेटिव लेके या उसी के बयानात दिया करें सामने, क्योंकि हम लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे समझने नहीं में। नहीं, देखिए, वो फॉर्म 47 की जो बात है, वो वाली बात भी ठीक है। वो एक सियासी बात है। हम्म, मैं क्योंकि कानूनदान भी हूँ, तो और आइन का और पार्लियामान के रूल्स के बारे में भी जानता हूँ। मैं उससे मुतालिक एक बात कर रहा हूँ कि बिल्कुल वो बाकी बात है, लेकिन फॉर्म 47 वाले अपने इख्तियारात जो नाजायज भी हैं उनका कुछ सही इस्तेमाल, या स्पीकर साहब भी सही इस्तेमाल करके हम्म, पार्लियामान को फाल करें। बजट की कानून साजी और बाकी जो कानून साजी उसको ठीक तरह करें। ठीक। एक सदर बाहर गए में, एक चेयरमैन सेनेट जो एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं, जिनके अपने खिलाफ इलेक्शन पिटिशन है, वही इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रिलेटेड ऑर्डिनेंस के ऊपर साइन कर जाते हैं। मतलब हम्म। इस तरह आप करेंगे तो फिर डायलॉग कैसे होगा, नहीं, फिर बात कैसे। वो ऑर्डिनेंस पे तो वाकई सवालात उठते हैं। सनम जावेद साहिबा और आलिया हमजा वगैरह खवातीन कारकुनान के बारे में बताइएगा। एक जेल से रिहा होकर दूसरी जगह गिरफ्तार, एक केस से निकल के दूसरे केस में शाह महमूद कुरैशी की भी बात करें। ये अगर इसी तरह केसेस चलते रहेंगे, आप लोग इन केसेस को कैसे प्रोसीड होता देखते हैं? ये बहुत अफसोसनाक है कि एक शख्स एक शहर में मौजूद ही नहीं है, और उनके ऊपर एंटी टेररिस्ट जैसे सीरियस इल्जामात लगा के उनको नामजद किया गया है एफआईआर के अंदर। जो सनम जावेद के साथ, आलिया हमजा साहिबा के साथ हो रहा है, ये अफसोसनाक है। और ये ऐसे नहीं होना चाहिए। कानून और आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब का तो मैं खुद वकील हूँ। तो अब देखें कि उनका पूरा साल गुजर गया, जब साइफर केस का डिसीजन लगा के आने वाला है, तो इन्होंने लाहौर में 8 नए केसेस बना, पुराने केसेस में उनको नामजद कर दिया सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स के थ्रू। फिर हम्म, उनको रिमांड दे दिया गया। अब रिमांड पे 9 दिन के लिए भेजा गया। वो 2 दिन पहले रिमांड की हेयरिंग हुई, फिर उन्होंने मजीद मंडे तक अब रिमांड दे दिया गया है, ताकि बेसिकली वो निकले ना। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो कराची में मौजूद थे 9 मई के दिन। कई दफा इसकी बात कर चुके हैं, मुजम्मत कर चुके हैं 9 मई को जो वाकयात हुए, और उन्होंने कभी कोई तशद्दुद की बात नहीं की। इसी तरह जो खातून वर्कर्स हैं, जो रहनुमा हैं, जो इस वक्त पाबंद सलासिल हैं, कि बेल का राइट एक बड़ा राइट है। ट्रायल आपने करना है, ट्रायल आप करें। आप बिल्कुल अपने गवाहान सामने लेके आए, लेकिन नाहक कैद ना करें। 1 साल के करीब इनको वैसे ही हो गया जेलों के अंदर। फिर एक शहर से दूसरे शहर लेके जाना, हाई कोर्ट के फैसलों का भी आप मजाक उड़ा रहे हैं। ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और मैं फिर ये कहूंगा, बारहा कह चुका हूं, कि पाकिस्तान के जो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हैं, वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा, दुनिया के चंद ममालिक है जिनका दहशत गर्दी, जिनका बड़ा अलमिया है, और पाकिस्तान उनमें से एक है। आप हम्म। वहां पे असली दहशत गर्दी के मुकदमात बराए मेहरबानी चलने दें। वो भी नहीं चल पा रहे, क्योंकि आप इस वक्त पंजाब की किसी दहशत गर्दी की अदालत में चले जाएं, तो वहां सिर्फ आपको एक पार्टी के सियासी रहनुमा और वर्कर ही मिलेंगे। ठीक। अच्छा तैमूर तो साहब, हमारे पास वक्त कम है, क्विकली आपका कमेंट चाहिए कि कल भी अदालत में ये आवाज सुनाई दी है, जज साहब ने, सॉरी मैं नाम भूल गई, उन्होंने ये कहा कि इमरान खान को कि हम आपकी तरफ देख रहे हैं और आप हमें देख रहे हैं। सो आप लोग क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी सिर्फ जुडिशरी से एक्सपेक्ट कर रही है कि जुडिशरी की जानिब से रिलीफ दिया जाएगा, मजीद जो केसेस है उनमें भी? हम जुडिशरी की तरफ तो देखेंगे ना जी। इंसाफ आपने किससे लेना है? आप अगर चाहती हैं कि हम रोज सड़कों पे निकल कर और बस शोर मचाएं, तो वो भी एक तरीकेकार है। लेकिन हम तो एक कानूनी आईनी रास्ता लेके बैठे हुए हैं। हमने साइफर जैसे केस की भी 200 से ज्यादा पेशियां भुगती मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर, और इवेंचुअली इंसाफ हमें अदालत से लिया। बाकी मुकदमात में भी, वो चाहे तो कोई चेयरमैन पे हो, रिजर्वेशन वाइस नहीं है तहरीक हो, इंसाफ को? खवातीन।
रिजर्वेशन अपनी जगह होती हैं। हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पे भी पार्टी के बहुत अफराद को रिजर्वेशन थी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे भी हैं, लेकिन उसके बावजूद कल इमरान खान साहब ने उन्हीं से मुखातिब होकर बात की। सो उन्हीं हम्म। से अदब से बात की, उनके आगे ही अपना मुद्दा रखा। किसी के ऊपर एतराज करना, किसी की फैसलों से इख्तलाफ करना, वो आपका जमहूरी आईनी हक आपने है चीफ जस्टिस से और उसको रिजर्वेशंस इस्तेमाल का करना जिक्र चाहिए, किया, ये लेकिन हमने ऐसा रिजर्वेशंस क्या पर्सनल है किया? या ये रिजर्वेशंस पर्सनल है या कुछ टेक्निकल एरर्स हो सकते हैं या क्या? टेक्निकल वजूहात के ऊपर भी हैं कि जहां आप कोई आपने अपना एक व्यू दिखा दिया हुआ है, इंटरेस्टेड आप पार्टी नजर आ रहे हैं, तो उस मुकदमे में आपको नहीं बैठना चाहिए। जहां आप कुछ ऐसे फैसले दे चुके हैं जिससे तासुर जाता है कि उसी से मिले जुला कोई और केस आएगा, उसमें भी आपका फैसला वैसे ही होगा, तो आपको नहीं बैठना चाहिए। ऐसी टेक्निकल बातों के ऊपर ही बात की जा रही है। हमारा जातियात का तो कोई सवाल नहीं है, किसी हम्म। से जाति तो कोई बात नहीं है। हम्म। ये तो सिर्फ अपने कानूनी आईनी जो हमारे हक है उसको लेने के लिए जो तरीकेकार है हम उसको कर रहे हैं। ये नॉर्मल केसेस में, कमर्शियल केसेस में भी होता है कि पार्टीज जो हैं वो अदम एतमाद का इजहार भी कर देती हैं जज को, फिर जज ने फैसला करना। चले हमने ठीक है। अडयाला जो ट्रायल हुए उसमें भी जजों के ऊपर एतराज भी किए, उन्होंने उनको इग्नोर किया। हम हम्म। उन्हीं जजेस के आगे केस फिर भी चलाते रहे, उन्हीं के खिलाफ फैसलों के खिलाफ फिर हम अपील में गए और सुरखरू हुए। लेकिन हमने अदालतों से ही लेना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंसाफ के नाम पे बनी हुई एक जमात है। बिल्कुल हमें तैमूर साहब, थैंक यू सो वेरी हमको मच किसी फॉर, से जी सॉरी टू इंटरप्ट, हमारे पास टाइम कम है, ब्रेक शामिल करनी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में कुछ केसेस में तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तैमूर साहब की जुबानी आपने सुना। एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं सबकी सोच में। केपीके के वज़ीर आला और गवर्नर जो हैं आमने सामने, ये एक मामला है। नैब के केस से मुतालिक कल जो समात हुई वो दूसरा मामला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पीजे मीर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इन तमाम तर मामला पे। मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मीर साहब, कल एक इंपॉर्टेंट समात हुई है और उसमें लास्ट सेगमेंट में भी तैमूर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। मैंने उनसे भी यही पूछा था कि जुडिशरी भी अब उस पॉइंट पे आ चुकी है जहां पे अदालत के अंदर उन्होंने खुद ही कहा कि सियासी बातें हो रही हैं। सो सियासी बात में भी उन्होंने जो बात की वो पॉजिटिव ही थी कि डायलॉग इज दी ओनली वे। सो तहरीक इंसाफ को अब मान लेना चाहिए शायद कि वक्त आ गया है कि अब ये फॉर्म 47 और 45 से बाहर आना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा। देखें, ये कब तक आप इस पे रोते रहेंगे? बिल्कुल आप इस पे डिबेट करें, बात करें, और आपने एक दूसरे के साथ ही बैठ के बात करनी है ना। तो अगर आप एक दूसरे के साथ 45 47 पे अगर आप बात नहीं करेंगे तो बाहर रह के नॉन डायलॉग के साथ आप नुकसान अपने सिस्टम को पहुंचा रहे हैं। आपने अपने सिस्टम को ठीक करना है इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। आप बैठ के एक ईगो के ऊपर अगर आपने चलना है कि नहीं जी 45 47 मेरे इतने मेरे उतने, यार देखो पाकिस्तान में रहना है, आपने शायद नहीं रहना। आपका एक टाइम है, सेल बाय टाइम है। द स्टेट हैज टू कंटिन्यू। सो द क्वेश्चन इज, आपने इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट बात करनी है, शॉर्ट टर्म बात ना करें। माना धांधली हुई, माना गलत काम हुआ, लेकिन अगर गलत हुआ है, धांधली हुई है, तो इसको रेक्टिफाई करें ना। तो रेक्टिफाई हम पार्लियामेंट में करेंगे बैठ के। अगर एक दूसरे के साथ हम बैठ के बात नहीं करेंगे, दोनों का इंटरेस्ट अवाम है, और अगर अवाम की हम बात नहीं करेंगे, उनके मसलों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज वही फंसे हुए हम कोई बात कर रहे हैं किसी टेलीविजन स्टेशन पे कि भाई हमने डेवलपमेंट कैसे करनी है, पानी साफ पानी कैसा देना है, एंड दूसरे जो हमारे नेचुरल डिजास्टर्स उसमें क्या करना है। आज तक, अभी तक मैं कहूंगा, किसी ने कोई बात की है कि ये आने वाले मॉनसून सीजन के अंदर जो फ्लड्स आएंगे, आपने क्या इक़दामात लिए? कोई लोगों को बताया? उनकी तो बस्तियां और विलेजेस उड़ जाएंगे, और जब वो उड़ेंगे तो हम भीख मांगना शुरू कर देंगे। क्या आपने सोचा है और किसी वो को? भी पैसे इकट्ठे करके कहाँ जाते हैं ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सही है। द क्वेश्चन इज, हम अवाम की बिल्कुल कोई बात नहीं कर रहे, और आपने सही कहा, वो पैसे इकट्ठे करके इधर उधर और आपने लगा देने। और भाई रिजर्वर्स बना लो खुदा के लिए, पानी को सेव करो। दुनिया के अंदर वैसी शॉर्टेज है साफ पानी की, तो आपके पास ग्लेशियर फेड और रेन फेड रिवर्स जो आ रहे हैं, मेक यूज ऑफ देम। नेचुरल रिवर तो है कोई नहीं हमारे पास। सो बेसिकली आपने इस पे तो आप बात नहीं करें, हम 45 47 पे फंसे हुए। फॉर्म 47 बिल्कुल।
अब ये जो FIA वाला मामला है सर, ट्वीट वाला, मुतनाज़िर ट्वीट वाला, इस पे बैरिस्टर गोहर और रऊफ हसन तो पेश हो गए, उमर अयूब ने फैसला किया कि नहीं होना है। ये आपको मामला संगीन लगता है वैसे? देखो, इसकी टेक्निकलिटीज हैं एंड इसके अंदर भी हमें चाहिए कि अगर इफ देयर आर एनी फ्लॉज, उन फ्लॉज को हमें अगेन मैं वही कहूंगा कि रेक्टिफाई करें, उनको आप अब रिवाइज कर दें, बिकॉज दैट फॉरवर्ड ना। हम जो बैठ के, आप कहीं भी देख लो, एक कन्फ्रंटेशनस एक एटीट्यूड हो गया इस मुल्क के अंदर। आप कब तक कन्फ्रंटेशन पे रहोगे? कब तक आगे इस तरह चलते रहोगे? ये मुल्क एक कॉर्पोरेशन नहीं है, इसको आपने चलाना है एज अ कॉर्पोरेशन, एज अ सक्सेसफुल कॉर्पोरेशन। आप नहीं कर रहे अंदर। मैं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, कभी जुडिशरी के पीछे, कभी फौज के पीछे, कभी किसी के पीछे। भाई हम कब तक इस तरह करते रहेंगे? मुझे बताएं। यही तो मुसीबत है कि हमारे मुल्कों में, और पर्टिकुलरली हमारे जो, मैं प्रोविंसेस की बात करता हूं, और साथ साथ हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इनकी ईगोज इतनी बढ़ गई हैं कि किसी में कोई ठहराव ही नहीं है। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि इनकी इस ईगो की वजह से अवाम का नुकसान हो रहा है। लेट्स से अभी अगर तहरीक इंसाफ को मैंडेट मिला है, अवाम अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करेगी, किसी ना किसी एक जमात को झुकना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ की बात करें, उनकी अपनी स्टबर्नेस सामने आती है। मैंडेट पे भी एक बार गिव अप करना चाहिए सियासी जमातों को, बड़ेपन का इजहार करें, क्योंकि डेमोक्रेसी और जमहूरियत तो है ही अवाम के लिए। तो बताएं कि भाई अवाम ने इनको सपोर्ट किया है, हम इनको वोट किया, बेशक वो PMLN जो भी जमात है। देखिए, ये सबको झुकना पड़ेगा, ये सबको झुकना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ इज नॉट द ओनली वन। इनके भी कोई पॉइंट्स हैं जो कि अच्छे पॉइंट्स हैं। जो आपके जो हुक्मरान हैं, ओवरऑल इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, इनके भी हैं। तो लेट्स गेट द गुड पॉइंट्स अहेड, और जो बैड पॉइंट्स हैं A या B के अंदर, उनको आप नलिफाई कर दो। सो द क्वेश्चन इज, इसमें तो बैठ के बात करने की किसी को कॉमन सेंस ही नहीं है। सिंपल एज दैट। ये बच्चे हैं, बिगड़े हुए बच्चे हैं, और ये आपस में लड़ेंगे, नाराबाजी करेंगे, एक दूसरे पे ये नाम कसेंगे, हर किस्म की कॉनोटेशंस लगाएंगे। अब कब तक करोगे मेरे भाई, कब तक करोगे? ये सबको मैं इन्वॉल्व कर रहा हूं, बिकॉज दे आर द वंस। या तो लोगों को चाहिए, ऐसे लोगों को इलेक्ट ही ना करो दोबारा, कि जो आपकी बात नहीं कर रहे हैं। आपस के अंदर इनकी बीन फंसी हुई है कि मैं ठीक हूं, तुम गलत हो, तुम ठीक हो, मैं गलत हूं। That is what is going on in the country at the moment. बिल्कुल ऐसे ही, और ये कोई एक जमात नहीं करी। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये सभी ऐसे कर रहे हैं। जैसे अब अगर PMLN की सिर्फ बात कर लें, नवाज शरीफ हमारे सामने आते हैं तो वो कहते हैं कि हमने इंतकामी सियासत नहीं करनी है, हम तो मफामत की बात करते हैं, हम मफामत चाहते हैं। और एट द सेम टाइम जो पंजाब काबीना हो या कोई भी फेडरल भी अगर देखा जाए, तो काबीना या जो अरकान है वो ये डिसाइड करते हैं कि केसेस बनाओ जी ऑपोजिशन के खिलाफ, उनको मजीद केसेस के अंदर लेके जाओ और उनको घसीटो। देखो ना, पंजाब गवर्नमेंट को भी कोई आप कह लो, कोई पीछे से इंस्ट्रक्ट कर रहा है या कोई गाइड कर रहा है। मेरी नज़र में मरियम जो हैं, जो कि उनको मैंने देखा है, इनमें ड्राइव है। बिल्कुल ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनकी इंशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज भी ठीक हो जाएंगी। बट एट द एंड ऑफ द डे, हमने ये जो नए पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, मरियम हो गई हैं, बिलावल हो गए, असफंदियार एंड ऑल दैट, ये सारे जितने हो गए, इनको हमें पुश करना चाहिए, क्योंकि हमारी लेगेसी इतनी अच्छी नहीं है। जो कि लेगेसी हम देखते आ रहे हैं, वेंडेटा की है, विंडिक्टिवनेस की है, और एट द एंड ऑफ द डे पर्सनलाइज है। इसको हमने इससे बालातर होके, आपने जिस तरह कहा है कि अवाम की हमने बात करनी है, एंड आई एम सो सॉरी कि नो वन इज रियली थिंकिंग अबाउट द पीपल ऑफ पाकिस्तान। दे आर थिंकिंग ओनली वन थिंग, कि वोट इनसे किस तरह निकालना है इलेक्शंस में और बाय इलेक्शंस में। दैट इज व्हाट इज द ओनली गोल। बिल्कुल, you're right, and this is something we need to stop. True. Look at the people, look at the people. आज आप जाओ रोड पे खड़े होके ना, पहले हल्का सा शीशे पे नॉक होता था, डर के करते थे कि प्लीज हमें कुछ दे दो। जोर जोर से नॉक्स हो रहे हैं। आप अच्छे सफेद कुछ लोग, फैमिलीज आप देख रहे हैं कि रोड पे आके आपसे मांग रही हैं, भीख मांग रहे हैं। हम ये और ये बबल आगे बढ़ता गया। इसके जो आपके लोग के इफेक्ट्स हैं, long term effects are not good. They're not good at all, and we have to work on them. ये इसमें को बात नहीं कर रहा। 4 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया, कम कर दिया, बिजली 3 रुपए बढ़ा दी। अच्छा, इमरान खान ने कल भी कहा कि फॉर्म 47 वालों से हमने बातचीत नहीं करनी, उन्हीं से करनी है जिनके पास पावर है। अब जाके आपको क्या लगता है, इन द नियर फ्यूचर मुज़ाकरात हो सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो रेडी है। देखिए, जो कि इस वक्त आप कह लो कि फोर्स है, वो एस्टेब्लिशमेंट है। हमेशा रही है, आज की बात नहीं है, हमेशा रही है। आज की मैं समझता हूँ जो एस्टेब्लिशमेंट है, ये जरा फर्म है,
और मैं समझता हूँ इस फर्मनेस को आप थोड़ा सा इसमें ढील दे दो, ढील दो इन द सेंस कि भाई तुमने काम करना है नहीं करना, बैठ के बात कर लें, क्या फर्क पड़ गया भाई। देखो ना, फौज भी अपनी है, एस्टेब्लिशमेंट भी अपनी है, आपके बाकी इंस्टीट्यूशंस भी अपने, तो हमें सारों को मिल के बैठ के बात करना पड़ेगा। लेकिन इनकी जो प्री कंडीशन है फौज फौज फौज, फौज इज नॉट द आंसर, द आंसर इज द पॉलिटिकल पॉलिटिकल, पार्टीज। यस इट्स द पॉलिटिकल डोमेन। आपने पॉलिटिक्स करनी है पॉलिटिकल्स के साथ, फौज के साथ नहीं करनी है आपने। तो फौज, हाँ फौज को बिठा दो एज अ, मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे जैसे मुल्क के अंदर फौज शुड वर्क एज अ मॉनिटर, क्योंकि हमें, बदकिस्मती से मैं कह रहा हूं और बड़े अफसोस से कह रहा हूं, हमें डंडे से चलने वाले, आपने देखा नहीं ट्रैफिक किस तरह, पुलिस के, हम किस तरह मोटर बाइक, साइकिल्स और ये रिक्शाज एंड ऑल दैट किस तरह चलाते हैं हम बेदर्दी, एंड दे आर लाइव लोडेड बुलेट्स। ये जो गाड़ी, एक एक्सीडेंट के साथ 10 जाने आपकी चली जाती हैं, तो क्या हम सोचते हैं एक दूसरे का? नहीं सोचते। तो बिल्कुल ही गलत। अच्छा, सियासत की बात करें तो वो भी गलत सियासत की तरफ हम निकलते चले जा रहे हैं, कोई तहजीब तमद्दन नहीं रहा। अली अमीन गंडापुर हैज टू से समथिंग। हमारे पास एक शॉट है मीर साहब, वो सुनते हैं पहले, उस पर आपका कमेंट चाहिए। ये लेता है कि मैं उसका नाम लूं और वो टिकटॉक पे आ जाए, हाउस से निकाल के बाहर रोड पे फेंक दूंगा। गवर्नर आदमी अपने गवर्नर हाउस में रहे, उन्हें गाड़ियां भी बंद कर दूंगा, पेट्रोल भी बंद कर दूंगा, खाना पीना भी बंद कर दूंगा। ये कमजोरी है इनकी, पहले भी वार्निंग दे चुका हूँ, दोबारा वार्निंग दे रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे सूबे का हक है, हमारी आवाम का हक है, तो उन कंधों से उतार के नीचे फेंक के इनको घर भेजना हमारे लिए कोई मसला नहीं है। अपनी औकात में रहो भाई, तेरी औकात ये है कि तू तो हम तीनों भाइयों से हारा हुआ है, ये तेरी पॉलिटिकल हैसियत है, और तेरा लीडर भी मैं जानता हूँ, और तेरे लीडर का तुम्हारा वो चेयरमैन बना हुआ है। फिर मैंने खाते खोले ना, वसीयतें बताई, मुंह दिखाने के नहीं रहोगे। ये बिलावल से सवाल वीडियो जरूर करे कि वज़ीर आला पख्तूनख्वा कह रहा है कि तुमने एक एडमिशन लिया था ऑक्सफोर्ड में, किस बुनियाद पे लिया था, वो बताओ, फॉर्म दिखाओ, उस फॉर्म पे कौन को पता चलेगा कि ये है क्या है कि ही है। जी मीर साहब, हमें काफ़ी सारी चीज़ें सेंसर करनी पड़ी हैं, और इसके सर कुंडी साहब की बात की जाए तो वो भी कातिल कातिल कहते हैं, कुछ भी कहते हैं। कार्रवाई होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, कानून के मुताबिक सब कुछ होना चाहिए। इस पे आपका कमेंट? कमेंट है कि आपने, गंडापुर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की, हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, हमें आप करने दो, हम खुद करेंगे, ये करेंगे। इस हद तक तो बहुत अच्छा है, लेकिन बीच में वो थ्रेट करना, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये इट डजंट वर्क आउट लाइक दैट। पावर पॉलिटिक्स। हाँ, इट इज, आप थ्रेट ना करें किसी को यार, वो भी आपके कॉलीग्स हैं, वो भी एक गवर्नेंस की पोजीशन में इस वक्त जिस तरह आप हैं, आपको एक संजीदगी का एक रोल इख्तियार करना है। ये बचगाना है, दिस थिंग्स आर चाइल्डिश, मैं ये कर दूंगा, पानी बंद कर दूंगा, ये कर दूंगा। भाई आप क्या पीडब्ल्यूडी के लिए काम कर रहे हैं, एफडब्ल्यूडी की कर रहे हैं, आप चीफ मिनिस्टर हैं, खुदा के लिए यू शुड मेंटेन अ डेकोरम ऑफ योर ऑफिस। फॉरगेट अली गंडापुर, इट इज द ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ KPK। ये तो ऐसे लग रहा है कि वो गली में जो लड़के होते हैं ना, गली के नुक्कड़ पे अक्सर खड़े होते हैं, उनकी खुद ही दोस्त होते हैं, या कुछ इवन दोस्त नहीं भी होते, किसी बात में उनकी लड़ाई हो जाती है और वो गली में ही धूप में ग्लो। ये इमोशनल है, हमें इमोशंस की जरूरत नहीं चाहिए, हमें प्रैक्टिकलिटी की चीज चाहिए। देखो बीच में उन्होंने एक दो बड़ी अच्छी बातें की हैं, आई थिंक इन बातों को अगर ये हाईलाइट करें, रादर हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, तुमने क्या किया, तुमने ये किया, दैट दिस इज नॉट द फोरम। ये आप पे क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। इसका स्पिल ऑफ इफेक्ट ये होता है कि एक एट अ लो स्ट्राटा के जो इनके पीटीआई के सपोर्टर्स होते हैं और फिर इनके दूसरे पार्टीज के सपोर्टर्स होते हैं, इनमें इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं, एक नेगेटिव डिबेट आ जाती है, और जब ये नेगेटिव डिबेट आती है और ये फिर ये एक कढ़ाई होती है ना, कढ़ाई के अंदर फिर ये गोश्त पकना शुरू हो जाता है, और फिर जब ये गल जाता है फिर आपके बाद उसके बाद फिर गांधी होता है। तो इस चीज को अवॉइड करना है। तो मैं हमेशा कहता हूँ इन द लार्जर इंटरेस्ट थोड़ी सी संजीदगी दिखाएं, थोड़ा सा एक दूसरे का लिहाज दिखाएं, कंसिडरेशन दिखाएं, रिस्पेक्ट दिखाएं। रिस्पेक्ट कमांड्स रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट इस तरह नहीं होती है कि आप कन्फ्रंटेशनिस्ट एक एटीट्यूड्स के साथ करें, बिकॉज आपको कल भी जब भी असेंबली में जाएंगे, मीटिंग्स में जाएंगे, लोग आपसे तहजीब से, प्यार से, मोहब्बत से मिलेंगे, रिस्पेक्ट से। तो क्या आप इसको मेंटेन नहीं कर सकते पब्लिकली? क्या करेंगे आप? लोगों को बता रहे हैं आप
कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। दिस इज नॉट द वे फॉरवर्ड। गुंडागर्दी लग रही है ये, सियासत और ओहदे का तहफ़्फ़ुज़ कम लग रहा है। पीजे मीर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, डिसेंसी मामला, ये तो सीएम का ओहदा तो बहुत बड़ा है, गवर्नर का ओहदा बहुत बड़ा है, एक आम आदमी को भी अपनी रियल लाइफ में भी हम सबको ही डिसेंसी मेंटेन करनी चाहिए। ग्रेस होती है हर शख्स की और उस ग्रेस को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, खासतौर पर जब आपके पास इतने बड़े ओहदे हों, आप मतलब पूरे का पूरा सूबा चला रहे हैं, पूरा मुल्क चला रहे हैं, आपके पास ओहदा है, तो उसका भी एहतराम करें, ताकि जब आप उस ओहदे का एहतराम करेंगे, आप अपने काम का एहतराम करेंगे, तो लोग भी आपका एहतराम करेंगे और फिर आपको इज्जत की निगाहों से देखा जाएगा। तो ये सिर्फ कोई वजीर आला केपी के लिए या गवर्नर के लिए, ये सबके लिए ये बात है। एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं सबकी सोच में। पिछले रोज बहुत ज्यादा गर्मी थी, कुछ रोज पहले अभी इस्लामाबाद में बारिश हुई परसों, उसके बाद आज एक दो रोज से मौसम थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन जहां पे कुछ इलाकों में मौसम खुशगवार हुआ, अच्छा हुआ, वहीं पे पंजाब के बेशतर अजला ऐसे हैं जहां पे तबाहकारियां भी हुई। पंजाब की कुछ जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रही हैं तूफान की जो वजह से 6 अफराद ओवरऑल जाम बहक होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं और 40 अफराद जख्मी होने की भी रिपोर्ट्स हैं। गुजरांवाला, नौरोवाल, खुशाब, मतलब मुख्तलिफ अजला हैं पंजाब के जहां पे मुतादिद केसेस रिपोर्ट हुए जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, जैसे कि एक छत गिरने से 2 बच्चे और यहाँ पे 7 अफराद जख्मी होने की खबर सामने आई। फिर नारोवाल की अगर बात की जाए, वहां पे भी तेज आंधी की वजह से जब दरख्त वगैरह गिर जाते हैं या फिर दीवारें वगैरह गिरने से ख्वातीन समेत 30 अफराद जख्मी हुए हैं। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और फिर खित्ता पोठोहार में भी इस वक्त कुछ मकामात पर आंधी वगैरह आई और आंधी और इसकी वजह से काफ़ी सारी रिपोर्ट्स या कैजुअलिटीज रिपोर्ट हुई हैं। चीफ मेट सरदार सरफराज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम। सरदार साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? आई थिंक नॉट। अच्छा, सुन पा रहे हैं। बताइएगा, मैंने अभी कुछ खबरें हमारे सामने आ रही हैं कैजुअलिटीज की भी और जख्मी होने की भी इत्तलात सामने आ रही हैं। ये बारिशों का क्या सिलसिला होने जा रहा है या अभी तक जो चल रहा है ये कितने दिन कंटिन्यू करेगा? देखिए, ये जैसे कि फोरकास्ट में जिक्र किया गया था, जो तीन चार दिन पहले जो एडवाइजरी इशू हुई थी कि 7 उससे 6 से लेकर किसी जगह में तो 5 जून से लेकर 9 या 10 जून तक ये सिलसिला है मुल्क के मुख्तलिफ एरियाज़ में, और ख़ासकर इवनिंग आफ्टरनून में ही ज़्यादा इम्कान होता है इसका कि जब गर्मी बढ़ने के साथ के बायस एक तरह से हीटिंग के बायस ना जब बिल्डअप होता है तो फिर आंधी वांधी बहुत ज़्यादा चलती है इन दिनों में, और उसके साथ कहीं पर हल्की बारिश, कहीं पर दरमियानी बारिश, जैसे कि पिछले 2-3 दिन से चल रहा है। तो 2 या 3 दिन और हैं, यानी आज 7 है तो 9 तक कुछ इलाकों में, और उधर गिलगित बल्तिस्तान वगैरह में और केपी के शुमाली इलाकों में तो 10 तक ये सिलसिला चलेगा। तो 2 से 3 दिन मज़ीद इस तरह से स्कैटर्ड प्लेसेस पे, ख़ासकर आज भी शाम में साउथ पंजाब में और इसी तरह से सिंध के वस्ती और बालाई जो अजला हैं उनमें, बलूचिस्तान के कुछ जनूबी अजला में और उधर ऊपर शुमाली जो आपका पंजाब है उन एरियाज़ में भी आंधी वांधी चलने और कहीं पर हल्की, कहीं पर दरमियानी बारिश और किसी इक्का दुक्का जगह पे तेज़ बारिश का भी इम्कान है, ख़ासकर जो साउथ पंजाब के कुछ एरियाज़ हैं और अपर सिंध और साउथ पंजाब के दरमियान जो पट्टी लगती है उसमें। अच्छा, इस्लामाबाद के बारे में बताइएगा प्लीज़। इस्लामाबाद में भी इम्कान होगा आफ्टरनून में बिल्कुल दोबारा से बिल्डअप होकर ना, आंधी वांधी कम अज़ कम तो चलने का ज़रूर है, आज भी है, कल भी है। इस तरह से शाम में ये ज़्यादा फिनोमेना होता है। और जैसे मैंने कहा कि 9 यानी आज तो 7 है, 8 आज से लेके अगले 2 या 3 दिनों के दौरान ये सिलसिला रहेगा इस तरह से वक्फे से। और 10 तारीख को मैदानी इलाकों में से तो 9 तारीख को सबसाइड कर जाएगी, ये जो वेव वेस्टर्ली चल रही थी निकल जाएगी आगे, लेकिन जो शुमाली इलाका जाते हैं केपी के और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर उन एरियाज़ में 10 तक चलेगा ये सिलसिला। अच्छा, ये सडन शिफ्ट देखते हैं हम ये मौसम में, जैसे एकदम से लाइक लिटरली एक रोज हमने स्वेटर्स पहने थे और अगले रोज एसी चल रहा था, अभी एक रोज एसी चल रहा है, अगले रोज पंखे भी शायद बंद हो गए बहुत सारे अजला में, बहुत सारे इलाकों में। ये सडन शिफ्ट क्यों आता है मौसम में? इज इट प्रीटी नॉर्मल या क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसे? देखिए, इसको सडन शिफ्ट को हम क्लाइमेट चेंज से एज सच एट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ये तो होता है कि जब बहुत शिद्दत की गर्मी पड़ रही होती है ना, तो आपको पता है कि खासी कन्वेक्टिव एनर्जी जमा हो जाती है और इवेपोरेशन वगैरह का। हाँ
जी, जी, एक कोई वेव आने की देर होती है, जैसे ये वेस्टर्ली वेव आई, मुल्क में दाखिल हुई ईरान के या अफगानिस्तान के रास्ते से, तो इसने फिर उस गर्मी की शिद्दत में काफ़ी कमी कर दी, और अगले 2-3 दिन तक, जब तक ये अमूमन होता है कि 2 से 3 दिन प्रिवेल करती है वेव अच्छी आ जाए तो इस दौरान में तो टेम्परेचर ठीक रहेंगे अब 9 या 10 तक, लेकिन 10 के बाद फिर दोबारा से गर्मी बढ़ सकती है, क्योंकि आगे अगला हफ्ता जो है वो निस्बतन ड्राई है, उसमें कोई ऐसा खास वेदर नहीं है, तो फिर ड्राई कंडीशंस होंगी, बेशतर जगहों में क्लाउडलेस स्काईज होंगे, तो फिर गर्मी बढ़ जाएगी। तो वो हीट वेव वगैरह का खदशात होंगे खुदा न खास्ता? कह सकते हैं कुछ एरियाज में जुज़वी हीट वेव, यानी वही 40s में और मिड 40s में टेम्परेचर दोबारा से जा सकते हैं। मैदानी इलाके जो हैं, खासकर सेंट्रल पंजाब और फिर नीचे साउथ पंजाब और सिंध बिलखुसूस, और बलूचिस्तान के कुछ एरियाज जो हैं, जैसे सिब्बी हो गया, और उसके साथ साथ नीचे जो डिस्ट्रिक्ट है उनका लसबेला वगैरह, तो इन एरियाज में दोबारा से गर्मी बढ़ जाएगी 10 जून के बाद। अच्छा, अभी के लिए ये जो तूफानी बारिशें या आंधी वगैरह चल रही है, इसके लिए आवाम के लिए कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स? देखिए, प्रिकॉशनरी मेजर्स तो जाहिर है कि जो मतलब तेज़ आंधी आती है ना, तो आपको पता है कि जो बड़े ज़्यादा बोसीला दरख्त होते हैं, वो उनके गिरने का डर होता है, और इसी तरह इलेक्ट्रिक पोल्स के गिरने का डर होता है। सोलर पैनल बिलखसूस लगे होते हैं आजकल कई जगहों पर ज़्यादा, उनके इस तरह से अपनी जगह से गिर जाने का ख़तरा होता है, तो इन से अवॉइड करना चाहिए। और जब वो डस्ट स्टॉर्म आपको, मतलब ये ख़ासकर जो टाइम होता है 2 बजे के बाद और 5 बजे, तो जिन जब फोरकास्ट देखें, जिन जगहों के लिए फोरकास्ट उस दिन के लिए दी हुई है, तो वो जो टाइम होता है उस टाइम में अवॉइड करें, मतलब आउटडोर एक्टिविटीज़ थोड़ी सी कम रखें, या आप ट्रैवल कर रहे हो तो कहीं थोड़ी देर रुक जाएं, क्योंकि आंधी तो अमूमन इतना ही होता है कि आधे घंटे का फिनोमेना होता है, उसके बाद निकल जाता है वो डस्ट निकल स्टॉर्म। जाता है, बिल्कुल। थैंक यू सो वेरी मच सरदार साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। चल दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला से कि रहमतों की बारिशें ही हों जहाँ पर भी हों। पाकिस्तान में इस वक्त बारिशों का सिलसिला अगर 1-2 रोज़ ये आगे चलना है, तो रहमत की बारिश की दुआ करें। अच्छा, इस्लामाबाद के अवाम के लिए हमारे पास एक खुशखबरी है। मेट्रो पहले यहाँ पे इस्लामाबाद में मौजूद थी, और मेट्रो की तरह ही इस्लामाबाद की जो हमारी अवाम है उनके लिए एक और सहूलत का, और उसके लिए एक इकदाम उठाया गया, मुतारिफ करवाई गई है। इस्लामाबाद में इलेक्ट्रिक बसें अब इस वक्त आ चुकी हैं। पहला जो मरहला है उसमें 2 रूट्स पर चलाई जाएंगी ये बसेस। एक रूट जो है वो नस्ट और ऑरेंज लाइन डिपो यानी कि G11 से पिम्स हॉस्पिटल तक होगा, और पहले रूट में बस G11 मरकज, G10 मरकज, G9 मरकज और G8 से होती हुई पिम्स तक पहुंचेगी। पहला जो ये रूट है इसमें 13 बस स्टॉप्स भी शामिल हैं, और हर 10 मिनट बाद आपको स्टॉप मिलेगा, वो आपको 10 मिनट बाद बस जो है एक स्टॉप पे पहुंचाएगी। अब इसका जो दूसरा रूट है वो पिम्स से शुरू होगा और बरी इमाम तक होगा, और दूसरे रूट में ये सर्विस जो है वो G7, G6, मेलोडी, अपारा, अतातुर्क एवेन्यू, अतातुर्क रोड, सरीना होटल, फिर उसके बाद फॉरेन ऑफिस आ जाता है, रेडियो पाकिस्तान आता है, डिप्लोमेटिक इनक्लेव आता है, इससे होते हुए बरी इमाम तक जाएगी। और ये सर्विस जो है वो सुबह 6 बजे ता रात 10 बजे तक इस्तेमाल की जा सकेगी। सो दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर इस्लामाबादीज़। गेट रेडी फॉर दैट। एक ब्रेक शामिल करते हैं जल्दी से। मेट्रो सर्विस तो हम पहले से इस्तेमाल कर ही रहे हैं, अब हम ये इलेक्ट्रिक बसेस भी यूज़ करेंगे इस्लामाबाद की आवाम, और आई होप सो के वक्त के साथ ये दीगर शहरों में भी मुतारिफ करवाई जाएगी। एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक जी। एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ सबकी सोच में। एक वैसे वो वक्त हुआ करता था बचपन में या इवन कुछ साल पहले तक, जब खुशी से पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट करने के लिए मैच देखा करती थी मैं। अब मजबूरन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी फ्रैंक, मजबूरन देखती हूँ मैच सिर्फ ये जानने के लिए कि मुझे पता हो क्या हुआ है, ताकि प्रोग्राम में अगर उसमें बात करनी पड़े तो करें। टीम को सपोर्ट करने के लिए या टीम की परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करने के लिए मैचेस देखे ही नहीं जाते, और ये हाल सिर्फ मेरा नहीं है, आज तो वैसे भी सब पाकिस्तानियों के ये होगा और ये बनता है। हमारी टीम ने हमें इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया, और इस पॉइंट पे हमारी टीम हमें लेकर आई है जहां पे आज हम ये कह रहे हैं कि हम सपोर्ट हमारी ऑब्वियसली हमारी टीम के साथ है, लेकिन वी आर नॉट हैप्पी अबाउट व्हाट दे आर डूइंग। मेरे ख्याल में फिर टीम को बंद करें और जाके वक्फे शक्फे बना लें, जो एड्स वगैरह जो कर रहे हैं, शायद ये काम रह गया इनका। हसनैन हमारे साथ मौजूद है, हसनैन एड्स ही बनवा लेते हैं फिर इनसे, या फिर इनकी पीआर टीम स्ट्रॉन्ग करवा लेते हैं। देखिए, बिल्कुल ठीक कह रही है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आप जब बचपन में देखती थी उस वक्त बड़े बड़े कप्तान होते थे, वसीम अकरम कप्तान हुआ करते थे, फिर इंजमाम उल हक हुआ करते थे। मसला ये है कि आप
अब देख नहीं सकती ना, आप इस टीम के कप्तान है बाबर आजम, और बाबर आजम जब तक इस टीम के कप्तान है ये टीम रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकती। आप बाबर आजम की कप्तानी में जिम्बाब्वे से आ रहे, आप बाबर आजम की कप्तानी में अफगानिस्तान से आ रहे, आप बाबर आजम की कप्तानी में आयरलैंड से आ रहे, आप बाबर आजम की कप्तानी में एक नो मौलूद टीम अमेरिका से हार गए। ये आपकी क्रिकेट बेबी टीम से हार गए, बेबी टीम से आप हार गए, और ये आपकी क्रिकेट के हालात है। और जरिया सॉरी निम्रा मिक्स हो रहा है क्योंकि आज जो है ना बहुत ज़्यादा मॉर्निंग शोज में गया हूँ। देखें, आपको दो तीन चीज़ें समझनी होंगी। आप देखिए कि आपकी जो सुपरस्टार बैटिंग लाइनअप है वो हमें फेल होती हुई नजर आई, आपकी सुपरस्टार बॉलिंग लाइनअप आपको फेल होती हुई नजर आई, और फिर हम जो है वो बाबर आजम साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहते हैं जी पहले 6 ओवर में बॉल सीम एंड स्विंग हो रहा था। मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस वक्त स्विंग भी हो रहा था, सीम भी हो रहा था, इस वजह से हम रन नहीं बना सके, बाद में आके हम स्टेबल हो गए। तो मसला ये है कि इस टीम में एक खलीज है, और जब तक वो खलीज रहेगी तब तक ठीक नहीं होंगे मामलात। और इस टीम में आप बैटिंग देख लें, आप बॉलिंग देख लें, आप इनकी फील्डिंग देख लें, आप इनके स्पिन डिपार्टमेंट को देख लें, आप इनके नामी ग्रामी फास्ट बॉलर्स को देख लें, तो ये बिल्कुल ऐसी टीम नहीं है जो परफॉर्म करने वाली। और आपने बिल्कुल कहा कि इनसे वक्फे बनवा लिए जाएं, तो वो सबसे बेस्ट है। ये वक्फों में ठीक हैं और डाटा बहुत है, इस तरह के वक्फे बनवा लें, या फिर कोई जो है वो किसी ऐसी कंपनी के वक्फे बनवा लें जहां पे आप मशरूबात पीते होते, वो ठीक कर लेते हैं। बाकी ये कोई काम ठीक नहीं कर सकते। ये सिर्फ अपने मुंह मियां मिट्ठू हैं, अपने मुल्क में हीरो हैं, और बाकी बाहर ये जीरो है। मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो मिसमैनेजमेंट और अनप्रोफेशनलिज्म आसमान से भी ऊपर जा चुका है। ये हम पत्थर के दौर में नहीं जी रहे। 4-4, 5-5 महीने पहले आइटनरीज आ जाती हैं। जब आपको पता था कि आपको अमेरिका में खेलना है, आप खाली गूगल में उसका डालते तो आपको बता देते कि जो है ना वो ग्राउंड से होटल कितनी दूर है। ये तो 4-4, 5-5 महीने पहले चीजें फिक्स होने की देर थी, जो अब आप जाके कर रहे हैं। ये क्या मामला है कि हीरो बना के आपको ये पेश किया जाता है कि देखिए कितनी बड़ी कामयाबी है कि आईसीसी से होटल चेंज करा लिया, और भाई अगले जो है वो 3 के 3 मैच एक वेन्यू पे खेल रहे हैं इंडिया, और आप इसी पे जो है ना ढोल पीट रहे हैं कि आपने होटल चेंज करा दिया। पाकिस्तान टीम को होटल की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान टीम को विक्ट्रीज की जरूरत है। सिर्फ एक यही चीज नॉन सीरियसनेस शो कर देती है ना कि मेरिट तो चले है ही नहीं, और सीरियस बिहेवियर भी नहीं है कि आपकी टीम की परफॉर्मेंस देखें आप, और आप चेयरमैन है पीसीबी के, और आप जाके वहां पे सिर्फ ये कह रहे हैं कि होटल बदल दो इनका। भाई यही तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है ना। मैं आप देखिए इस इवेंट से पहले एक स्टेटमेंट आई थी कि 1 महीना इस टीम को कुछ ना कहे, तो भाई मुझे पट्टी दे दे निम्रा, आप खुदा का वास्ते आपके पास कोई पट्टी हो वो मुझे दे दे, मैं अपने मुंह पे बांधना चाहता हूं, मैं बल्कि अपनी आंखों पे बांधना चाहता हूं कि मुझे नजर ही ना आए, क्योंकि मैं तो इस शहर का सबसे बड़ा फसादी हूं, और मैं जो है ना सच बोलने का आदी हूं। तो मैं तो ये सच बोलूंगा कि पाकिस्तान टीम उन बच्चों से हार गई है जिन बच्चों को कोई भी जाके पीट रहा था। कैनेडा ने इसी ग्राउंड पे, इसी विकेट पे, इसी अमेरिका के खिलाफ 190 रन बनाए थे। बेशक वो हार गए, लेकिन 190 रन बनाए थे। आपके ये नंबर 1 बैटर्स रखने का आपने अचार डालना है कि आप जो है वो बमुश्किल 150 को पहुंचे, उसमें भी अगर शाहीन अफरीदी के नीचे से क्विक रन को निकाल दें तो आपके बैटिंग लाइनअप ने किया है भाई। बाकियों को छोड़ दें आप। आपका जो किंग है 43 गेंदे 44 रन, ये कौन से पत्थर के दौर की क्रिकेट खेल रहे हैं भाई? दुनिया कहाँ की क्रिकेट खेलती है? विराट कोहली को आप कॉपी करने का इतना आपको मसला है कि विराट कोहली को पीछे छोड़ना है। उसके रन देखेंगे, उसके रन हमेशा मैच विनिंग कॉज के होते हैं। आपके रन कितनी मैच विनिंग कॉज के होते हैं? तब होते हैं जब अपोनेंट जिम्बाब्वे हो, जब अपोनेंट कोई कमजोर टीम हो, सी या डी टीम हो, तब आपके रन जो है ना विनिंग में आते हैं। बड़ी टीमों के खिलाफ आपने हमें क्या जितवाया आज तक? अब ये मुसलसल आप एक और वर्ल्ड कप हारने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट इब्तदा हो चुकी है आपकी शिकस्त की, और इसी कप्तान के साथ फिर आप जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जाएंगे। भाई ये हाथ जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान टीम पे रहम खा ले। आपको ये इतना पसंद है तो इसको आप जो है ना वो जाके अपने क्रिकेट बोर्ड का सीईओ लगा लें भाई, कोई और ओहदा दे दें, लेकिन खुदा का वास्ते कप्तानी के ओहदे से हटा दें। इनको चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी बना दें आप, इनको चीफ सिलेक्टर भी बना दें आप, इनको तमाम ओहदे दे दें, बस इनके पैर बढ़ के कहेंगे अल्लाह का वास्ते कप्तानी आपके बस की बात नहीं है, कप्तानी छोड़ दें, कप्तानी किसी और को करने दें जिसमें अकल हो। आप मतलब क्विकली बता रहा हूँ कि आखिरी बॉल पे 5 रन चाहिए। हारिस रऊफ का वो ओवर पैथेटिक ओवर था, चले आखिरी बॉल पे 5 रन चाहिए। कप्तान ने क्या आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी कि उसने मिड ऑफ जो है वो इतना ऊपर ले लिया? जब मिड ऑफ ऊपर ले लिया तो उनके आराम से उसने नीतीश कुमार ने जो है ना मिड ऑफ के ऊपर से चौका मार दिया। यार ये किस तरीके की फील्ड प्लेसमेंट है? बेड़ा गर्क करके रखा हुआ आपने टीम का। आपको ये पता होता है कि मैंने अपने कमर्शियल कैसे लेने हैं, आपको ये पता होता है मैंने अपने दोस्त को नहीं भी परफॉर्म कर रहा तो मैंने उसको लेकर कैसे आना है, आपको ये पता होता है कि मैंने कैमरे में खड़े होकर ये बात करना है कि जो ग्रुप है मुझे उसको सपोर्ट करना है, तो भाई आप सपोर्ट करें, लेकिन खुदारा पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क ना करें। हसन, आपका भी चेयरमैन पीसीबी सेनेटर वजीर दाखिला मोहसिन रजा नकवी की परफॉर्मेंस पे पढ़ा ना, तो मैं भी एक शेर से आगाज करना चाहूंगा। मेरे अहबाब कहते हैं यही एक ऐब है मुझ में,
सरे दीवार लिखता हूं पसे दीवार के किस्से, और मैं और जट साहब अक्सर गालियां खाते रहे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप मोहसिन नकवी की बात कर रही है ना, तो मोहसिन नकवी को थोड़ा सा अभी साइड पे रखें, मैं जरा टीम के ऊपर आपको आना चाहता हूं कि इस टीम में एक खलीज पाई जाती है। इस टीम में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शादाब खान ये चाहते हैं कि हम किसी तरह से जो है वो परफॉर्म करके अपनी टीम में जगह बना लें और वाह करवा लें, और दूसरी तरफ कुछ बॉलर्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल अपोजिट कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, हम अगर हारिस रऊफ, जैसे जट साहब ने बिल्कुल ठीक बात की कि हारिस रऊफ ने वो जो बॉल की, बाबर आजम की कप्तानी वहां पे कहां पे थी, लेकिन हारिस रऊफ की बॉल भी तो कोई पते की नहीं थी ना, उन्होंने तो बिल्कुल बल्ले के नीचे बॉल दी। उसके बाद आप देखिए मोहम्मद आमिर का, उन्होंने आखिरी ओवर में आके 19 रन दिए। और देखें, हमने आयरलैंड के दौरे में मोहम्मद आमिर को कुछ नहीं कहा, हमने न्यूजीलैंड की सी टीम के दौरे में मोहम्मद आमिर को कुछ नहीं कहा, हमने इंग्लैंड के दौरे में मोहम्मद आमिर को कुछ नहीं कहा। लेकिन अब अमेरिका के खिलाफ भी आप इस तरह की बॉलिंग करवाएंगे, आप जो है वो आपके पीछे नसीम शाह को छोड़ा जा रहा है, शाहीन शाह अफरीदी को छोड़ा जा रहा है, आपको ओवर दिया जा रहा है, आप आके 7 से 8 एक्स्ट्रा के रन दे रहे हैं। मतलब कुछ तो ख्याल करें यार, आपको इतनी उम्मीदों से लाया गया था। सबसे ज्यादा वकालत अगर किसी ने की थी तो शायद जट साहब ने की हो या हमने की हो कि यार आमिर के साथ ज्यादती हो रही है, 4 साल से वो बाहर हैं, लेकिन जब वो आगे हैं तो अब परफॉर्म करना उनका काम है। ना आमिर आपका चल रहा है, ना आपका कोई फास्ट बॉलर चल रहा है। स्पिन डिपार्टमेंट में पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि आपने अबरार अहमद का अचार डालना है, बाबर आजम कह रहे हैं नहीं मेरा दोस्त खेलना है शादाब खान। फिर आप देखिए मुबैना तौर पर, अगर जट साहब मेरे से इस बात पर इख्तलाफ कर सकते हैं, इफ्तिखार अहमद को आप पूरे पेशावर में जाके पूछ रहे हैं तो वो कहेंगे जी कि इसकी जो है ना 40-45 साल एज है, या 43 साल तो है ही है। वो 33 साल उम्र लिखवा के स्लिप के ऊपर उनको खड़ा किया हुआ है, रिफ्लेक्सेस उनके लूज हैं, 2-2 कैच उनके पास से चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता। फिर वो जब भी आते हैं 13-14 रन बनाते हैं, बिल्कुल जब पाकिस्तान को उनके छक्के की जरूरत होती है वहां पे आउट होकर वो चले जाते हैं। मतलब अजीब गरीब सी क्रिकेट हो रही है, ना आपके फिनिशर चल रहे हैं, ना आपके स्पिनर चल रहे हैं, ना आपके बॉलिंग बैटिंग चल रही है। और अब चेयरमैन साहब की तरफ आ जाते हैं। चेयरमैन साहब हमें कहते हैं जी कि आप इस टीम को सपोर्ट करें, और चेयरमैन साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जट साहब कि इस तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है कि चेयरमैन साहब ने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया। हेडलाइंस चल रही है पाकिस्तान के बड़े बड़े चैनल्स में कि होटल मूव करवा दिया। देखिए चेयरमैन ने कितना काम कर दिया। भाई होटल मूव ना करवाएं चेयरमैन साहब, आपसे गुजारिश ये है कि आप इस टीम को कह दे यार परफॉर्म कर लो, खुदा का खौफ करो। जिम्बाब्वे से ना हारो, नीदरलैंड से ना हारो, आयरलैंड से ना हारो, अमेरिका से ना हारो, कोई खुदा का खौफ करो। कौम आपसे दुआएं करती है, इस क्रिकेट का हॉकी वाला हाल ना करे। और जो शख्स 2 कश्तियों का सवार होता है वो हमेशा डूबता है। तो चेयरमैन साहब आपको एक कश्ती पकड़ लें, या वज़ीर दाखिला बन जाएं, या फिर आप चेयरमैन पीसीबी बन जाएं, या फिर सेनेटर बन जाएं, या फिर सियासतदान बन जाएं। एक्स्ट्रा होता है, लेकिन कोई एक चीज कर लें या यार, सीएम बन जाए। आपको एक डेजिग्नेशन प्लीज कर। अच्छा, वैसे वजीर आजम भी बन सकते हैं। जी सब कुछ बन सकते इंटरेस्टिंगली वजीर आजम भी हैं। फ्यूचर के पाकिस्तान की खबरें हमें ये अक्सर आती हो रहती सकता है हैं। हमारी जगह बैठ के तजिया भी कर लें। वो तजियाकार भी हैं, वो सब कुछ है, ऑलराउंडर है वो शादाब खान है। मलिक महबूब साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी, एस्ट्रोलॉजर हैं। उनकी तरफ चलते हैं, पाक भारत टाकरा से मुतालिक पूछ लेते हैं। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, पाक भारत मैच है, वैसे पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस तो आपके भी सामने, हमारे भी सामने, कुछ खुश नहीं है हम, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ प्रिडिक्ट करना चाहें इस मैच के हवाले से। सबसे पहले मेरे ख्याल से प्रिडिक्ट करने से पहले पाकिस्तान को मेहनत करने की ज़रूरत है, ना कि प्रिडिक्शन की ज़रूरत है। जो इन्होंने खेली थी वो मुझे उम्मीद नहीं थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने प्रिडिक्ट ज़रूर किया था कि यूएसए और पाकिस्तान का मैच टफ होगा, बट फिर भी पाकिस्तान विन कर जाएगा। और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के पास 2 से 3 मौके ऐसे आए थे जिसमें पाकिस्तान मैच को टर्न कर सकता था। बट अब वही बात है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है, इसका मतलब ये तो नहीं है अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में भी आ गई और फिर भी आप उसको लूज कर रहे हैं। तो ये लोगों के पास जो जिस तरह का ये क्रिकेट खेल रहे हैं, मुझे नहीं उम्मीद है कि ये, ऑनेस्टली मैं एस्ट्रोलॉजिकल नहीं बता रहा हूँ कि ये टॉप 10 भी क्वालिफाई कर पाएंगे। कि आप अगर इस तरह के मैच खेल रहे हैं कि आप एक ऐसी टीम के साथ हार रहे हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे कुछ गेम्स ही नहीं खेली हैं। और आपको बताते हुए मैं आपको एक, शायद मुझे नहीं पता आपको इस चीज़ का इल्म है या नहीं, ये जो प्लेयर्स हैं ये प्लेयर्स कोई प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं है, ये पार्ट टाइम क्रिकेटर हैं। कोई यहाँ पे काम करता है, कोई किसी का बिजनेस है, और ये इस तरह से इन्होंने टीम बनाई हुई है। जो हमारे ये हमारे जो प्रोफेशनल क्रिकेटर, जिस तरह पाकिस्तान की कोचिंग होती है, बैटिंग होती है और लाइन लेंथ सब, मतलब पहले से प्री प्लान नहीं होता इनके पास, मतलब प्लान्स नहीं होते। डेफिनेटली ये लोग प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन ये बहुत हार्ड वर्क से आए हैं इस मकाम पे। तो डेफिनेटली इन्होंने जो शो किया है उससे तो ऐसे ही दिखता है कि ये पाकिस्तान क्या, ये बहुत
बहुत ज्यादा अपसेट दिखाएंगे आगे चल के। अच्छा हसनैन, अब अगर अगर आप मैं मलिक साहब से कोई मलिक सवाल साहब, ये तो चलिए आपकी पूछना भविष्य पाकिस्तानी एज ए पाकिस्तानी बात होगी, आप भी मुझे गुस्से में नजर आ रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि अब अगर प्रिडिक्शन की बात की जाए तो इल्म नुजूम में सितारे क्या कह रहे हैं कि क्या पाकिस्तान इंडिया के साथ कुछ चमत्कार कर सकता है, कुछ जीत सकता है? क्योंकि अगर हम इंडिया से हार गए तो बिल्कुल आपकी बात ठीक हो सकती है कि हम टॉप 8 में क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे, लेकिन अब इंडिया का मैच है, डेफिनेटली कल से हमने उसके ऊपर बात करनी है। पूरी कौम का 1-2 दिन में बुखार उतर जाएगा और फिर हम ये विश करेंगे कि हम इंडिया के खिलाफ जो मुकाबला है उसमें जीते। तो क्या समझते हैं आप इंडिया के मैच में सितारे क्या कह रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ओवरऑल रेटिंग दूं तो पाकिस्तान की रेटिंग आउट ऑफ 180 है और इंडिया की रेटिंग 85 है। द रीजन बीइंग कि 85 की इनके साथ जो इनकी मेहनत है ना, वो मुझे बहुत ज्यादा नजर आ रही है इटसेल्फ हॉरोस्कोप के अंदर। और पाकिस्तान कहीं ना कहीं जो लैग कर रहा है वो अपनी मेहनत में कर रहा है। अब मेहनत में इनकी फील्डिंग भी हो सकती है, बैटिंग भी हो सकती है, बॉलिंग डेफिनेटली ये बेहतर करेंगे, इसमें तो ये मुझे दिखता है, और फील्डिंग भी बेहतर करेंगे। लेकिन आपको फिर जो हार्ट ब्रेक होगा डेफिनेटली ये आपको जो होगा बैटिंग लाइन से इनका डिसअपॉइंटमेंट नजर आएगी। और क्या मतलब हमारे इल्म नुजूम भी ये कह रहा है कि हमारे इंडिया के खिलाफ कोई चांसेस नहीं है? देखें, दुआएं जो हैं तकदीर बदल सकती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बस अगर ठीक है, मतलब ये मतलब जट साहब फिर ये गल टीम बद फिर गई। दुआओं पे ही चलेगी जट साहब। हसनैन, बात फिर बारिश पे आ गई है। बस फिर कुदरत के निजाम पे एक बार फिर से आ जाते हैं। अच्छा जट साहब से एक सवाल कर लूं? जरूर जट साहब हसनैन। ये बताइए कि आपकी जो सुपरस्टार बॉलिंग लाइनअप है सर, इसको क्या हो गया? मोहम्मद आमिर को क्या हो गया? हारिस रऊफ को क्या हो गया? मतलब ये कहने को सुपरस्टार है, कहने को ये लीग्स में बड़ा परफॉर्म करते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं, लेकिन जब ये पाकिस्तान की जर्सी लगा लेते हैं तो सर इनकी बॉल नहीं पहुंच रही होती। यार पहले तो मैं हमारे जो इल्म नजूम के माहिर भाई हैं मजाक में इनसे बात करना चाहूंगा कि सर आपकी एस्ट्रोलॉजी आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे, बट मेरा इल्म ये कहता है कि पाकिस्तान वो मैच शुरू होने से पहले ही हार चुका हुआ है, इंडिया वाला। मेरा इल्म ये कहता है, मेरे पास सितारे नहीं है, मेरे पास जो है वो खलाई मखलूकें हैं जो मुझे बता रही हैं कि पाकिस्तान वो मैच पहले ही हार चुका है। इस शिकस्त के बाद पाकिस्तान उठ ही नहीं खड़ा हो पाएगा। अब आ जाए कि हमारा ये बॉलिंग लाइनअप देखें, एक बात समझें, आपको बॉलिंग लाइनअप से बड़ा जो डिबैकल है आपका, वो आपके बैटर्स हैं। आपके बैटर्स जहां पे बड़े बड़े तुरम खान हैं, वो आपको रन ही नहीं बना के दे पा रहे। आप बताएं ना कि इस बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ इसी ग्राउंड पे इसी विकेट में कनाडा 190 प्लस बनाता है, तो आपके फिर वो बैटर्स कहां पे गए? शाहीन अफरीदी के अगर आप क्विक रन निकाल दें, शादाब खान बॉलिंग ऑलराउंडर है भाई, अगर उसके बोनस के जो आपको रन मिल गए वो निकाल दें, तो आपकी टीम कहां पे खड़ी है? आपकी टीम ने क्या रन बनाए हैं? आपकी टीम ने तो इतने रन भी नहीं बनाए थे कि जिससे इंसान इज्जत बचा पाता। यहाँ तो मैच बचाने की बात थी। तो पाकिस्तान जो है वो थर्ड क्लास क्रिकेट खेल रहा है, और ये आज इस पहले मैच में नहीं हुआ, ये पिछले 3 साल में जो आपने बीज बोया था। अच्छा शोएब, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, हमने ब्रेक शामिल करनी है और मुझे अब मलिक साहब की बात पे अभी भी आ रही है कि देखिए दुआएं तो तकदीर बदल देती है। फिर से कोशिश करते तकदीर बदली जाए। अभी हमारी गपशप जारी है जी, क्रिकेट पे ही ब्रेक शामिल करते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक एवरीबॉडी, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं सबकी सोच में। आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज ऑफ दिस फिल्म, जिसका ट्रेलर इस वक्त हमने आपको दिखाया है, और आज वैसे भी हमारे साथ मौजूद हैं उम्र अयार की कास्ट से ब्रिलियंट पर्सनैलिटीज। मैंने ट्रेलर देखा है तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, और ट्रेलर ही इतना आउटस्टैंडिंग है, मतलब लिटरली अभी आप लोगों ने भी जब देखा होगा तो ऐसे लग रहा है कि नेटफ्लिक्स पे कोई हम बहुत ही अमेजिंग किस्म की फिल्म देख रहे हैं। पाकिस्तान में इतना अच्छा कंटेंट बहुत कम प्रोड्यूस होता है, बट वी आर हैप्पी कि अब फाइनली पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री इतने अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। और अभी भी मुझे मूवी देखने की क्यूरियोसिटी हो रही है। आई एम जस्ट लाइक वेरी मच एक्साइटेड कि कब ये फिल्म रिलीज हो सो दैट वी ऑल कैन वॉच इट। लेकिन इससे पहले इस फिल्म में जिन बेहतरीन एक्टर्स ने काम किया है उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं, जिनकी वजह से ये फिल्म या ये जो ट्रेलर भी इवन जो है ये सुपर हिट ट्रेलर है और मूवी ये जो आई है। पहले इनका वेलकम करते हैं। पाकिस्तान की पहली साइंस फिक्शन फिल्म है उम्र अयार, और पाकिस्तान में बनने वाली साइंस फिक्शन फिल्म उम्र अयार ईद उल अज़हा पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रिलीज होगी। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है जी सलमान ने और असद ने।
वेलकम। कैसे हैं आप? थैंक यू, बिल्कुल ठीक। ठीक है आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम वेरी हैप्पी टू। हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू फॉर हैविंग अस। फिल्म रिलीज होने जा रही है, आर यू गाइस एक्साइटेड? Super excited, yeah, we're very excited. I think a little bit anxious, but mostly excited. और obviously इतनी देर से एक चीज़, you know, फिल्म का प्रोसेस भी थोड़ा आपको पता है कि थोड़ा टाइम लग जाता है। इस फिल्म का तो वैसे भी ज़्यादा टाइम लगा। So we're super excited, and I think अब वो time it's all coming together, and I think about another week to go. So yeah, looking forward to it. अच्छा, मैं भी टाइम ज्यादा शायद इसलिए लगा है क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है ना साईफाई का पाकिस्तान में बहुत नया है, बिल्कुल तो शायद इसलिए ज्यादा टाइम लगा। एम आई राइट? बिल्कुल ऐसे ही। पोस्ट प्रोडक्शन जो है वो उसको ज़्यादा टाइम लगता है इस तरह की फिल्म्स के लिए अमूमन। बिल्कुल, इट्स अ VFX heavy फिल्म, तो उस पे बड़ी मेहनत हुई है। ऑब्वियसली यू नो हम लोग तो एक्टर्स आके अपना, ऑफ कोर्स इट वाज अ बिग प्रोडक्शन वैसे भी, लेकिन जो पोस्ट का काम है उसका वो बड़ी मेहनत से हुआ है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम एवर द VFX इज ऑल होम ग्रोन, ऑल डन इन पाकिस्तान, सो दैट्स समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। आई थिंक अच्छा, विजन क्या था? विजन तो आपको ऑब्वियसली जो डायरेक्टर हैं और यू नो द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैड द ग्रैंड विजन व्हिच वी वर वेरी लकी टू बी अ पार्ट ऑफ। लेकिन यू नो असफर जाफरी इज आवर डायरेक्टर। पहले भी उन्होंने कुछ फिल्में की हैं पाकिस्तान में, तो वो आपको विजन का बेहतर बता सकते हैं। बट बेसिकली उम्रो यार हमारा मतलब एक फोक कैरेक्टर है जो कि काफ़ी लोग यू नो पीपल आर फेमिलियर विद। उसकी किताबें भी लोगों ने पढ़ी, उस कैरेक्टर से भी लोग कुछ जानते हैं। हाँ जी, तो उसकी बेसिकली हमारे एक अपने हीरो की एक टेल है, एंड इट्स लाइक अ मॉडर्न रीटेलिंग ऑफ दैट। तो आप लोगों का, आप दोनों का क्या रोल है? यू स्टार्ट। हमारा एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग, इट्स वी हैव अ फन लिटिल केमिस्ट्री एक्चुअली बिटवीन अस एज वेल। तो मैंने जो किरदार अदा किया उसका नाम है आजम। ओके। हाँ जी, एंड आई एम वन ऑफ द अय्यार्स, यू नो, ठीक है, फाइटिंग द गुड फाइट। अय्यार, हाँ ठीक है। इट्स गुड वर्सेस इविल, राइट? सो वी आर एट द गुड साइड। अच्छा, you guys are at the good side, तो बुरी साइड पे कौन है? We had a great chemistry. The other opposite side is Farhan. He's playing Lakka. ठीक है। Chino Bey. Okay, and your character's name? Safir. अच्छा, तो मजा आया ये करते हुए ये कैरेक्टर? बहुत मजा आया। ये गुड बैड का, वैसे भी जब मुझे याद है बचपन में कोई ड्रामा या कोई फिल्म वगैरह देखा करती थी ना, सो एक नेचुरली वो इमेज क्रिएट हो जाता था। जो बंदा अच्छा रोल प्ले कर रहा है तो मुझे लगता था ये अच्छा है, और जो बुरा रोल प्ले कर रहा तो उससे नफरत हुआ करती थी। फरहान भाई ने तो इतना अच्छा, अब जाके बेहतर हुआ है। हाँ, इतना अच्छा स्क्रीन पे बुरा रोल किया ना कि हमें उनकी एक्टिंग देख के भी डर लगता था प्रॉपर। अच्छा। वो इतने कैरेक्टर, वो मेरे वाली सिचुएशन हो गई, असल में नफरत हो गई या डर लगना शुरू? नो नफरत नहीं हुई, we were just comfortable around him, but still जब हम शूट कर रहे होते थे तो हम उनको देख के सीख रहे होते थे। अच्छा। Because he has done lot of movies in Hollywood as well. तो हमें उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला है स्क्रीन पे। वो एक्सपीरियंस ओवरऑल आपका बहुत अच्छा रहा फरहान ताहिर के साथ काम करके? अमेजिंग। एवरी सिंगल टाइम अगर मेरा तो शूट नहीं होता था तो मैं तो बस उनको देखने और बाकी एक्टर्स को देखने चला जाता था कि मैं कुछ सीख लूं स्क्रीन से देख के, उनको लाइव एक्टिंग करते देख के कुछ ना कुछ अडॉप्ट करूं। जैसे इट ऑलवेज हैपेंस, आपके जो सीनियर्स होते हैं या आपके जो मेंटोर्स या इवन जिनको आप पसंद भी करते होते हैं, तो आप कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते हैं कि उनके साथ एक मिनट भी हो, ऐसे ही है? बिल्कुल, और मतलब कि जैसे असद ने कहा, बड़ा वो एक लर्निंग एटमॉस्फेयर था, बिकॉज इतने बड़े बड़े एक्टर्स और इतने अकॉम्प्लिश्ड एक्टर्स थे। सो वी वर वेरी लकी, बिकॉज हर दिन आप सेट पे कुछ सीख रहे होते थे, हर सीन में यू हैड एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। और जो आपने अभी बात की कि वो आपको नफरत होने लग जाती है, और यू नो ये वो, सो दैट्स फनी बिकॉज आई वाज जस्ट मेंशनिंग द अदर डे एज वेल कि मैंने इस तरह के जब मैं रोल्स करता हूँ तो व्हेन आई टेक माय मदर टू गो टू द सिनेमा एंड सी द फिल्म, सो शी ऑलवेज कंप्लेन्स टू मी कि तुम ये लड़ाई झगड़े और ये मार कुटाई वाले सीन्स करते हो और ये क्यों करते हो, और ये you know how mothers always want to see their child in a वैसे भी एक्शन से थोड़ा दूर भागती है ना। हाँ वही ना, तो मौला जट में मेरा छोटा सा एक रोल था, तो उसपे मैं लिखी, उसमें ऑब्वियसली अब मौला जट है, उसमें खून खराबा तो होगा। फिर एक और स्टडी फिल्म में, तो मैंने कहा आई डोंट नो व्हाट शी वांट्स मी टू डू। एग्जैक्टली, ऐसे ये फर्स्ट साई-फाई फिल्म है, सो आई एम सर्टेन अबाउट इट कि ये आसान नहीं था, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा होगा ओवरऑल प्रोडक्शन में भी या जो भी। बिल्कुल, ये प्रोसेस जितना भी था, आई गेस ये सारा का सारा एक जब इसके पीछे बहुत मेहनत होती है। शूट स्टार्ट होने से पहले का सारा एक प्रोसेस था, बिकॉज अगर आप इतने सुपर हीरोज पाकिस्तानी क्रिएट करने जा रहे हैं तो इट शुड बी ऑथेंटिक। आपको क्या लेके चलना है कि लोगों की नज़र में वो चीज़ एग्जैक्ट इम्पैक्ट बैठे, क्योंकि लोग ऑलरेडी हमारे थिएटर्स में जाने से आपको पता है डरते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी इस फिल्म के ऊपर, हर डायरेक्टर के ऊपर, प्रोड्यूसर के ऊपर। तो जो भी चीज़ उन्होंने डिसीजन लिए वो बड़े सोच समझ के लिए। फिर बाद में कैरेक्टर्स पे प्रॉपर वर्क हुआ है, हमारी वर्कशॉप्स हुई हैं,
सेट पे जाने से पहले हम आपस में बैठे हैं, हमने पूरा अपने कैरेक्टर्स को टाइम दिया है और मेहनत मतलब अगर हम नॉर्मल शूट कर रहे होते हैं फॉर एग्जांपल ड्रामा का, तो उसमें इतनी कोई एफर्ट्स नहीं होती हैं, आप जाते हो सीन पढ़ते हो आप कर लेते हो, बट इट वाजंट लाइक दैट। आपको प्रॉपर इसको टाइम देना है। हम दिन में 3-3 दफ़ा 4-4 दफ़ा स्क्रिप्ट बैठ के पढ़ रहे होते थे कि हमें गो थ्रू करना होता था कि मेक श्योर कि हम सही तरह से अपने कैरेक्टर्स को बिल्ड कर रहे हैं। बट अगेन असफर भाई वाज अ ग्रेट डायरेक्टर, उन्होंने बड़ा फ्री हैंड दिया। यस यस। और सेट पे तो स्पेशली मेरी पहली फिल्म है तो मेरे लिए तो एक लर्निंग स्कूल था वो। जिन एक्टर्स के साथ भी मैं काम कर रहा था मैं सबकी जान खा रहा होता था। That's huge, that's big actually. Yes, कि आप इतने सीनियर्स के साथ काम करें, और वो पहले भी हमने जो बात की है कि आप कोई मौका जाने नहीं देते हाथ से कुछ सीख लेने का। और दूसरी बात ये कि जब मैं मुझे उन्होंने फिल्म के लिए बुलाया कि हो गया सारा कुछ, तो मुझे तो नहीं पता था कि कौन एक्टर्स हैं इस फिल्म में कौन नहीं है। जब वो सेट पे आ रहे थे तो आई वाज लाइक ओह ये भी हैं, ओह ये भी हैं, ड्रीम कम ट्रू। ठीक हो गया। कशन बढ़ाते हैं, अभी हम एक ब्रेक शामिल करने लगे हैं जल्दी से। जब ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो हमारी ऑडियंस के लिए और आप लोगों के लिए भी हमारे पास एक सरप्राइज है।